जिसे बुढ़ापे का सहारा समझा, उसने रात के अंधेरे में वो तिजोरी खोल दी जिसमें मेरे बेटे के पाप छिपे थे। सच जानकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह शब्द आज भी सावित्री देवी के कानों में गूंजते हैं। एक अकेली औरत जिसके पास दौलत तो बेशुमार थी, लेकिन बात करने के लिए दीवारों के सिवा कोई नहीं था। शहर के पौष इलाकों में उनका 2 मंजिला बंगला था, शांति निवास। नाम शांति निवास था, लेकिन उस घर में शांति छोड़कर सब कुछ था। सन्नाटा इतना गहरा कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लगती थी। सावित्री जी के पति का देहांत 10 साल पहले हो चुका था और इकलौता बेटा विक्रम अमेरिका में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सेटल था। साल में एक बार वीडियो कॉल कर लेता, बस यही सावित्री जी की कुल जमा पूंजी थी। कहानी की शुरुआत एक तूफानी शाम से होती है। घर का पुराना नौकर रामू काका अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनको उनसे घर का भारी काम नहीं होता था। सावित्री जी को ऐसे जवान आदमी की जरूरत थी जो गाड़ी भी चला ले और घर की देखभाल भी कर सके। कई लोगों के इंटरव्यू लिए, लेकिन कोई भी भरोसेमंद नहीं लगा। किसी की नज़र घर की कीमती सामान पर थी तो कोई कामचोर था। तभी एक दिन घंटी बजी। गेट पर एक लड़का खड़ा था। उसकी उम्र कोई वही 28-30 साल रही होगी। रंग सांवला, कद लंबा, बदन कसी हुई और आंखों में एक अजीब सी गहराई। उसने अपना नाम राघव बताया। सावित्री जी ने अपनी चश्मा ठीक करते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या काम कर लेते हो? उन्होंने कड़क आवाज में पूछा। राघव ने बहुत ही अदब से हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, गाड़ी चलाने से लेकर शहर की साफ सफाई, बागवानी और खाना पकाना सब आता है। बस मुझे रहने के लिए छत और 2 वक्त की रोटी चाहिए। तनख्वाह आप जो भी देंगी वो रख लूंगा। उसकी आवाज़ में एक ठहराव था, एक ऐसी ईमानदारी जो आज के ज़माने में कम ही मिलती है। सावित्री जी को लगा जैसे उन्होंने इस लड़के को पहले कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। रामू काका ने भी इशारे से कहा कि लड़का ठीक लग रहा है। सावित्री जी ने उसे रख लिया। शुरुआत के कुछ दिन तो सब सामान्य रहा। राघव अपने काम में माहिर था। वह सुबह 5 बजे उठता, पूरा घर शीशे की तरह चमका देता। बगीचे के सूखे फूल हटाकर नए पौधे लगाता। सबसे बड़ी बात, तो सावित्री जी की पसंद नापसंद का इतना ख्याल रखता था कि जितना शायद उनके सगे बेटे विक्रम ने भी कभी नहीं रखा था। एक दिन सावित्री जी के घुटनों में बहुत दर्द था। वह सोफे पर बैठी कर आ रही थी। राघव दौड़कर गया और जड़ी बूटियों का एक तेल लेकर आया। माँ जी, यह तेल मैं खुद बनाता हूँ। मेरे पिताजी पहलवान थे, वो इस्तेमाल करते थे। आप बस पैर सीधे कीजिए। सावित्री जी झिझकी, लेकिन दर्द बहुत था। राघव ने बड़े ही सलीके से, बिना किसी गलत नियत के, उनके पैरों की मालिश की। आधे घंटे के दर्द जैसे गायब हो गया। उस दिन सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राघव के सिर पर हाथ रखा और कहा, जीते रहो बेटा, आज तुमने मुझे मेरे बेटे के कमी महसूस नहीं होने दी। राघव मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था, जैसे वह किसी मिशन पर हो। दोस्तों, कहानी अभी शुरू हुई है। राघव का यह सेवा भाव असली है या इसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र है? क्या सावित्री जी एक अनजान तूफान को अपने घर में पनाह दे चुकी है? अगर आप भी पारिवारिक और रहस्यमय कहानियां पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे का राज आप मिस ना करें। वक्त बीतता गया। सावित्री जी अब राघव पर पूरी तरह निर्भर हो चुकी थी। वह उसे घर की चाबियां तक देने लगी थी, लेकिन तभी कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। एक रात सावित्री जी को प्यास लगी। वह अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि नीचे हॉल में बत्ती जल रही है। उन्होंने सीढ़ियों से झुककर देखा, राघव खड़ा था। वहां दीवार पर लगी सावित्री जी के पति और बेटे विक्रम की पुरानी तस्वीर को बहुत गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर नफरत के भाव थे। उसने हाथ में मुट्ठी इतनी जोर से भींची हुई थी कि उस नसें के दिख रही थी। सावित्री जी ने आवाज दी, राघव, इतनी रात को क्या कर रहे हो? राघव एक झटके में पलटा। उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। वही विनम्रता वापस आ गई। कुछ नहीं माँ जी, बस देख रहा था कि तस्वीर पर धूल तो नहीं जम गई, साफ कर रहा था। सावित्री जी ने खटका तो हुआ, लेकिन उन्होंने बात को वहाँ वह मानकर टाल दिया। लेकिन शक का बीज पड़ चुका था। अगले दिन सावित्री जी ने राघव से कहा, राघव, आज खाने में आलू गोभी बना लो। राघव ने काटते हुए कहा, माँ जी, आज अमावस्या है, आज तो आप खीर और पूरी खाती है ना? विक्रम भैया को भी तो वही पसंद था। सावित्री जी सन्न रह गई। यह बात राघव को कैसे पता चली? विक्रम को अमावस्या पर खीर पूरी पसंद थी, यह बात घर की 4 दीवारी के बाहर किसी को नहीं पता थी। यहाँ तक कि रामू काका भी यह बात अक्सर भूल जाते थे। तुम्हें कैसे पता राघव? उन्होंने सख्ती से पूछा। राघव ने नजरें झुका ली। वो रामू काका बता रहे थे एक दिन। जवाब गोलमोल था, लेकिन सावित्री जी ने कुरेदा नहीं। मगर अब वो सतर्क हो गई। उन्होंने अपनी अलमारी की चाबी अपने तकिए के नीचे रखनी शुरू कर दी। असली तूफान उस दिन आया जब सावित्री जी का जन्मदिन था। विक्रम का अमेरिका से सिर्फ एक छोटा सा मैसेज आया, हैप्पी बर्थडे मॉम। कोई फोन नहीं, कोई उपहार नहीं। सावित्री जी उदास बैठी थी। तभी राघव एक बड़ा सा डिब्बा लेकर आया। उसमें डिब्बा खोला, उसमें एक बहुत पुरानी बनारसी साड़ी थी, लाल रंग की, जिस पर सोने की कढ़ाई थी। सावित्री जी की ये चीख निकल गई, यह साड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये वही साड़ी है जो सावित्री जी ने 20 साल पहले अपने बेटे विक्रम की एक बड़ी गलती को छुपाने के बाद मंदिर में दान कर दी थी। यह साड़ी उस काले अतीत की निशानी थी जिसे वह भूलना चाहती थी। राघव की आवाज़ बदल चुकी थी, भारी और गंभीर। माँ जी, कभी कभी अतीत दान करने से भी पीछा नहीं छोड़ता। यह साड़ी मुझे उस पुजारी ने दी थी जिसने मेरे पिता का अंतिम संस्कार किया था। सावित्री जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम्हारे पिता? कौन थे तुम्हारे पिता? राघव कुछ नहीं बोला, बस अपने जेब से एक चाबी निकाली। वह उस स्टोर रूम की चाबी जो पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था, जिसे खोलने की मनाही खुद सावित्री जी ने लगा रखी थी। राघव, वह चाबी मुझे दो। सावित्री जी चिल्लाई। नहीं माँ जी, आज हिसाब होगा। उस बंद कमरे में सिर्फ कबाड़ नहीं, उसमें एक इंसान की इज्जत और एक कातिल का सबूत कैद है। राघव स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। सावित्री जी उसके पीछे भागी, लेकिन उनकी सांस फूलने लगी। राघव ने ताला खोला। जंग लगा दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। अंदर धूल और जालों के बीच एक पुरानी टूटी हुई साइकिल रखी थी, एक बच्चों वाली साइकिल। सावित्री जी वहीं चौखट पर गिर पड़ी। क्या है उस साइकिल का राज? राघव का सावित्री जी के अतीत से क्या खौफनाक रिश्ता
रिश्ता है? क्या विक्रम ने कोई ऐसा गुनाह किया था जिसकी सजा आज उसकी बूढ़ी माँ को मिलने वाली है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो खुलासा होगा वो रोंगटे खड़े कर देगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं। राघव उस टूटी हुई साइकिल के पास गया और उस पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पलटकर सावित्री जी की ओर देखा। अब वह नौकर नहीं, एक जज लग रहा था। याद आया माँ जी, 20 साल पहले इसी शहर की सड़क पर रात के 11 बजे आपके लाडले बेटे विक्रम ने, जो शराब के नशे में धुत था, अपनी नई कार से एक साइकिल सवार को कुचल दिया था। वो साइकिल सवार एक गरीब मजदूर था जो अपने बेटे के लिए जन्मदिन का केक लेकर घर जा रहा था। सावित्री जी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपते बोली, तुम कौन हो? मैं उसी मजदूर का बेटा हूँ बाजी, वो केक मेरे लिए था। मैं राघव नहीं, रघु हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव ने आगे कहा, मेरे पिता के मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस आई, लेकिन आपका बेटा अमीर था। आपके और आपके पति ने मिलकर पुलिस का मुंह पैसों से भर दिया। और इल्जाम किस पर लगाया? अपने ड्राइवर किशन पर। उसे डराया गया, धमकाया गया कि अगर उसने गुनाह कबूल नहीं किया तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा। सावित्री जी सिसक सिसक कर रोने लगी। किशन किशन जेल में मर गया था? जी हाँ, राघव चिल्लाया। किशन मेरा चाचा था। मेरे पिता मरे और मेरे चाचा को आपके बेटे के गुनाह के लिए उम्र कैद मिली, जो जेल में सड़कर मर गया। मेरा पूरा परिवार बिखर गया। मेरी माँ ने दूसरों के घरों में बर्तन मांझकर मुझे पाला, और आपका बेटा वो आराम से अमेरिका भाग गया, ऐश की जिंदगी जी रहा है। सावित्री जी ने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं ममता में अंधी हो गई थी। मैं अपने बेटे को जेल जाते नहीं देख सकती थी। राघव हंसा, एक कड़वी हंसी। ममता? कैसी ममता माँ जी? वो बेटा जिसके लिए आपने दो दो परिवारों को बर्बाद कर दिया, आज कहाँ है? क्या उसने कभी पूछा कि आप जिंदा है या मर गई? मैं पिछले 6 महीनों से आपकी सेवा कर रहा हूँ। मैंने देखा है आप रातों को रोती हैं, आप उस बेटे के लिए तरसती हैं जो आपको एक फोन तक नहीं करता। राघव धीरे धीरे सावित्री जी के पास आया। सावित्री जी डर के मारे पीछे खिसकने लगी। उन्हें लगा आज राघव बदला लेगा, शायद वह उन्हें मार देगा। राघव उनके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और सावित्री जी की गोद में डाल दिया। मैं यहाँ आपको मारने नहीं आया था, मैं यहाँ आपको यह दिखाने आया था। सावित्री जी ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें कुछ कागजात थे। वह शांति निवास के बेचने के कागजात थे और उन पर विक्रम के हस्ताक्षर थे। विक्रम ने यह घर सौदा कर दिया है माँ जी। उसने मुझे नहीं, एक दलाल को भेजा था। मैं उस दलाल के दफ्तर में चपरासी का काम करता था। मैंने वहाँ आपकी फाइल देखी। विक्रम आपको वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहा है। वह अगले हफ्ते भारत आ रहा है, आपसे मिलने नहीं, आपसे यह घर खाली करवाने। सावित्री जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे के लिए उन्होंने इतना बड़ा पाप किया, जिस बेटे को बचाने के लिए उन्होंने एक निर्दोष को जेल भिजवाया, वही बेटा आज उन्हें घर से निकाल रहा था। यह झूठ है। सावित्री जी चीखी। तभी सावित्री जी का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, बेटा विक्रम। सावित्री जी ने कांपते हाथों से फोन उठाया और स्पीकर पर डाला। उधर से विक्रम की आवाज आई, हेलो मॉम, सुनिए, मैं परसों आ रहा हूँ, और हाँ, मैंने घर के लिए एक बायर ढूंढ लिया है। आपको अब इतनी बड़ी हवेली की क्या ज़रूरत है? मैंने शहर के बाहर एक बहुत अच्छे ओल्ड एज होम से बात कर ली है, आपके लिए बेस्ट होगा। सावित्री जी के हाथ से फ़ोन छूट गया। फ़ोन ज़मीन पर गिरा, लेकिन लेकिन कॉल अभी भी चालू था। विक्रम उधर से हेलो हेलो कह रहा था। राघव ने फ़ोन उठाकर कट कर दिया। सावित्री जी फूट फूट कर रोने लगी। वह अपने पाप और अपने बेटे की गद्दारी के बोझ तले झुक गई थी। राघव ने उन्हें सहारा देकर उठाया और सोफे पर बिठाया। पानी का गिलास उनके होठों से लगाया। मैं यहाँ बदला लेने आया था माँ जी, राघव ने धीमी आवाज में कहा। सोचा था जब मैं आपके घर बेघर होते देखूंगा तो मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी, लेकिन पिछले 6 महीने से जब मैंने आपकी सेवा की, जब आपने मेरे सिर पर हाथ फेरा, तो मुझे अपनी माँ याद आ गई। मेरी माँ भी हमेशा कहती थी, पाप करने वाला उतना बुरा नहीं होता जितना पाप सहने वाला। आपने पाप किया, लेकिन सजा आपको कुदरत ने दी है, अकेलेपन की सजा। सावित्री जी ने राघव का हाथ पकड़ लिया। मुझे पुलिस के हवाले कर दो राघव, मैं इसी लायक हूँ। राघव ने ना में सर हिलाया। नहीं, जेल जाने से मेरे पिता वापस नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप सच में प्रायश्चित करना चाहती हैं तो यह कीजिए जो 20 साल पहले करना चाहिए था। अगले 2 दिन में घर में खामोशी रही। परसों विक्रम आया, सूट बूट में, चेहरे पर वही घमंड। वह सीधा हॉल में आया और सोफे पर बैठ गया। मॉम, सामान पैक किया कि नहीं? बाहर शाम को आ रहा है। तभी पुलिस की जीप का सायरन गूंजा। विक्रम घबरा गया। पुलिस अंदर आई। मिस्टर विक्रम, यू आर अंडर अरेस्ट। विक्रम चिल्लाया, किस जुर्म में? आप जानते हैं मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर ने कहा, 20 साल पहले एक हिट एंड रन केस में आपको दोबारा खोला गया है। सावित्री देवी ने खुद गवाही दी है और वो सारे सबूत हमें सौंप दिए हैं जो उसकी तिजोरी में बंद थे। उस रात को तुम्हारे खून से सने कपड़े और गाड़ी का टूटा हुआ बम्पर। विक्रम ने अपनी माँ की तरफ देखा। सावित्री जी की सीधी खड़ी थी। उनकी आंखों में अब ममता की जगह आग थी। मॉम, अब पागल हो गई है, मैं आपका बेटा हूँ। सावित्री जी ने कड़क आवाज में कहा, बेटा तो तुम 20 साल पहले मर गए थे विक्रम। जो बचा था वो सिर्फ एक अपराधी था। मैंने एक अपराधी को बचाया, यह मेरा पाप था। आज उस अपराधी को सजा दिलवाकर मैं अपना प्रायश्चित पूरा कर रही हूँ। पुलिस विक्रम को घसीटते हुए ले गई। विक्रम गालियां देता रहा, चिल्लाता रहा। घर फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार यह सन्नाटा डरावना नहीं था। सावित्री जी ने राघव की तरफ देखा, जो अपना सामान बांधकर गेट की तरफ जा
जा रहा था। रुको, सावित्री जी ने आवाज़ दी। राघव रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरा काम पूरा हुआ माँ जी, अब मुझे जाना चाहिए। सावित्री जी उसके पास गई। उन्होंने अपनी वसीयत राघव के हाथ में थमा दी। यह घर, यह जायदाद, अब यह सब एक ट्रस्ट के नाम होगा जो सड़क हादसों में मारे गए गरीबों के परिवारों की मदद करेगा, और उस ट्रस्ट को तुम संभालोगे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जिस बेटे को मैंने जन्म दिया वो तो निकल गया, क्या अब तुम भी इसी बूढ़ी माँ को अकेला छोड़ दोगे? राघव की आंखों में आंसू आ छलक पड़े। उसने अपना बैग नीचे रखा और सावित्री जी के पैर छू लिए। सावित्री जी ने उसे गले लगा लिया। उस दिन हवेली की दीवारों ने पहली बार एक सच्चे रिश्ते की गर्माहट महसूस की। एक ऐसा रिश्ता जो खून का नहीं बल्कि आंसू और इंसाफ का था। दोस्तों, खून के रिश्ते सिर्फ डीएनए से नहीं बनते, वो निभाने से बनते हैं। विक्रम ने सब कुछ पाकर भी माँ को खो दिया, और राघव ने सब कुछ खोकर भी एक माँ पाली। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें खोल दी है, आंखों में भी आंसू ला दिए हैं, तो कमेंट में माँ जरूर लिखें। और हाँ, ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। नैतिक शिक्षा, मोरल। इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है, जन्म से नहीं। पाप चाहे कितना भी छुपा लो, वो एक दिन सामने आ ही जाता है, और सच्चा प्रायश्चित वही है जो समय रहते सुधार लिया जाए।